नमस्कार। कभी सोचा है कि जेंडर यानी लिंग को लेकर हमारी जो आज की समझ है, क्या वो हमेशा से ऐसी ही थी? आज हम प्राचीन भारत की एक ऐसी जबरदस्त बहस की बात करने वाले हैं जो पहचान और जेंडर के बारे में हमारी सोच को पूरी तरह से हिला सकती है। देखिए, जब भी हम पुराने जमाने की बात करते हैं तो अक्सर दिमाग में एक ही तस्वीर आती है कि महिलाओं की आवाज को दबाया जाता था। पर क्या ये कहानी का सिर्फ एक ही पहलू है? क्या इतिहास में ऐसे भी पल थे जब महिलाओं ने ना सिर्फ अपनी बात रखी बल्कि बड़े बड़े विद्वानों को बहस में चुनौती दी और जीती भी? और इसी सवाल का जवाब हमें मिलता है प्रोफेसर रूथ वनिता के काम में। वो हमें महाभारत की एक बहुत ही पुरानी लेकिन कमाल की कहानी तक ले जाती हैं। एक ऐसी कहानी जो हमारी सारी सोच, सारे पूर्वाग्रहों को एक झटके में तोड़ देती है। तो इस पुरानी बहस में गहराई से उतरने से पहले एक मिनट रुककर ये सोचते हैं कि आज हम इस टॉपिक पर बात कैसे करते हैं, है ना? अक्सर हमारी बातचीत कुछ एक दो बातों पर ही आकर अटक जाती है और हम पूरी तस्वीर देख ही नहीं पाते। आजकल के डिबेट्स में ज्यादातर फोकस मनुस्मृति पर ही रहता है। एक तरफ लोग कहते हैं कि मनु ने महिलाओं का सम्मान किया, तो दूसरी तरफ कहते हैं कि उन्हें दबाया। और इस चक्कर में हम ये मान बैठते हैं कि बस यही एक सोच थी। लेकिन इस खींचतान में हम उन असली और सच कहूं तो ज्यादा दिलचस्प बहसों को भूल जाते हैं जो खुद उन पुराने ग्रंथों के अंदर चल रही थीं। और अब इसी एक तरफा सोच को चुनौती देने के लिए कहानी में एंट्री होती है हमारी मेन कैरेक्टर की, सुलभा। एक ऐसी महिला जो सिर्फ नियमों को तोड़ने के लिए नहीं बल्कि सोच को झकझोरने के लिए जानी जाती थी। तो कौन थी ये सुलभा? देखिए, वो कोई आम महिला नहीं थी। वो एक अविवाहित, आजाद सोच वाली और एक बहुत ही शक्तिशाली फिलोसोफर थी। जरा सोचिए, एक ऐसा दौर जब औरतों से घर में रहने की उम्मीद की जाती थी। वो ज्ञान की खोज में पूरे देश में घूम रही थी। उनका होना ही अपने आप में एक बगावत थी, एक क्रांति। और इस जबरदस्त फिलोसॉफिकल मुकाबले का स्टेज कहां सेट होता है? मशहूर फिलोसोफर किंग राजा जनक के दरबार में। ये वो जगह थी जहां ज्ञान की सबसे बड़ी जंग लड़ी जाती थी, जहां बड़े बड़े पंडितों का इम्तिहान होता था। तो यहां लड़ाई सिर्फ दो लोगों की नहीं है, बल्कि दो अलग अलग आइडियोलॉजीज की है। एक तरफ है राजा जनक, जो समाज के नियमों और अपने ईगो के चश्मे से दुनिया को देखते हैं, और दूसरी तरफ है सुलभा, जिनकी बातें यूनिवर्सल सोल यानी आत्मा और इंसानियत की गरिमा पर टिकी हैं। जनक का पहला सवाल ही उनकी पूरी सोच बता देता है। वो पूछते हैं, तुम कौन हो? तुम किसकी हो? मतलब वो ये जानना ही नहीं चाहते कि वो कौन है, बल्कि ये कि वो किसकी है। इस एक सवाल से ही वो सुलभा को एक पैट्रियार्कल फ्रेम में फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके लिए एक औरत की पहचान हमेशा किसी मर्द से ही जुड़ी होती है, पिता, पति या बेटा। और यहीं पर हमें दिखता है कि राजा जनक, जो इतने बड़े ज्ञानी माने जाते थे, वो भी जेंडर को लेकर कितनी पुरानी सोच में फंसे हुए थे। वो ये मान ही नहीं पा रहे थे कि एक महिला अकेले इतनी ज्ञानी हो सकती है। तो वो क्या करते हैं? वो उस पर इल्जाम लगाते हैं कि वो पापी है, कि वो समाज के नियम तोड़ रही है, और यहां तक कि उसकी सुंदरता और सेक्सुअलिटी पर भी सवाल उठाते हैं। लेकिन सुलभा वो जनक के इन पर्सनल अटैक्स के जाल में नहीं फंसती, बिल्कुल नहीं। वो अपना जवाब एक बहुत ही गहरी फिलोसॉफिकल बात से शुरू करती हैं। वो पूरी डिबेट को पर्सनल इल्जामों से उठाकर यूनिवर्सल सच के लेवल पे ले जाती हैं, और बस यहीं से पूरा गेम पलट जाता है। सुलभा के तर्क का सेंटर पॉइंट है आत्मा का कॉन्सेप्ट। इसको समझने का एक बहुत आसान तरीका है। सोचिए, जैसे अलग अलग बर्तनों में पानी तो एक ही रहता है ना, ठीक वैसे ही अलग अलग शरीरों के अंदर, चाहे वो मर्द का हो या औरत का, आत्मा या चेतना एक ही है। बाहर का ढांचा अलग हो सकता है, पर अंदर का तत्व एक ही है। और बस इसी एक आइडिया से सुलभा राजा जनक की पूरी दलील को ढेर कर देती हैं। वो कहती हैं कि आप जिन जिस्मानी फर्कों पर इतना जोर दे रहे हैं वो तो बस टेम्पररी हैं, सतही हैं। असली चीज है आत्मा, और आत्मा का कोई जेंडर नहीं होता। तो फिर आध्यात्मिक लेवल पर मर्द और औरत का भेद पूरी तरह से बेमानी है। ये उस जमाने के लिए एक क्रांतिकारी सोच थी, और सच कहूं तो आज भी है। और फिर वो होता है जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। महान दार्शनिक राजा जनक चुप हो जाते हैं। उनके पास सुलभा के तर्क का कोई जवाब नहीं होता। वो निशब्द रह जाते हैं। ये सिर्फ एक औरत की जीत नहीं थी, ये उस गहरी सोच की जीत थी जिसने समाज की बनी बनाई धारणाओं को जड़ से हिला दिया था। सुलभा की ये जीत वाकई कमाल थी, लेकिन वो अकेली ऐसी महिला नहीं थी जिन्होंने उस वक्त की सत्ता को चुनौती दी हो। तो चलिए अब जरा देखते हैं कि उनकी कहानी दूसरी ऐसी ही बहसों के सामने कैसी दिखती है, क्योंकि हर बार नतीजा इतना अच्छा नहीं होता था। ये कंपैरिजन हमें दो बिल्कुल अलग नतीजे दिखाता है। एक तरफ सुलभा है जो अपनी लॉजिक से जीत जाती हैं, तो दूसरी तरफ एक और बहुत बड़ी फिलोसोफर थी, गार्गी, जिन्हें धमकी देकर चुप करा दिया जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बहुत मुश्किल सवाल पूछ रही थी। तो इससे एक बात साफ होती है कि हाँ, सोच विचार का विद्रोह मुमकिन तो था, लेकिन पैट्रियार्कल समाज की अपनी सीमाएं भी थीं, जो बहुत असली थीं। इससे एक और दिलचस्प बात पता चलती है कि अपनी बात रखने का या अपनी ताकत दिखाने का औरतों के लिए कोई एक ही रास्ता नहीं था। एक तरफ सुलभा जैसी सन्यासिनी थी जो समाज के सारे नियम कानूनों को ही नकार देती हैं, तो वहीं एक और कहानी में एक आम गृहिणी अपने ज्ञान से एक बड़े तपस्वी को भी सही रास्ता दिखा देती है। मतलब ज्ञान और मुक्ति किसी एक लाइफस्टाइल की बपौती नहीं थे। तो फिर इन सारी कहानियों और बहसों का निचोड़ क्या है? इस पुरानी टक्कर से हमें सबसे जरूरी बात क्या सीखने को मिलती है? प्रोफेसर रूथ वनिता के मुताबिक इस पूरी बहस से हमें तीन बड़ी बातें समझ में आती हैं। पहली ये कि औरतों को एक अलग गैर पारंपरिक जिंदगी चुनने का एक फिलोसॉफिकल आधार मिलता है। दूसरी बात ये कि सच्चा ज्ञान कहीं से भी आ सकता है और वो किसी भी सोशल पोजीशन से पावर को क्रिटिसाइज कर सकता है।
और तीसरी और शायद सबसे जरूरी बात यह कि जेंडर पर बातचीत का हमारे यहाँ एक बहुत पुराना और रिच इतिहास रहा है जो मॉडर्न फेमिनिज्म से भी बहुत पहले का है। और आखिर में ये पुरानी बहस हमें एक ऐसे सवाल के साथ छोड़ जाती है जो आज शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी है। अगर हमारी असली पहचान हमारा शरीर, हमारा जेंडर, ये समाज में हमारा रोल नहीं है, तो फिर क्या है? असल में क्या चीज है जो हमें हम बनाती है? हमारी पहचान की असली बुनियाद क्या है? इस पर जरूर सोचिएगा।